हेलो दोस्तों, मैं एक्टिव भारद्वाज। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। और मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक विदेशी पर्यटक दल घूमते घामते इस गांव के पास आ पहुंचा। उस दल को यह ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि वे लोग महीनों तक यहीं रह गए। गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत भी की। इस दल ने नैन्सी नामक की एक पोसड़ी भी थी। प्राकृतिक ने उसे अंग प्रत्यंग में बला की खूबसूरती भर दी थी। उसे जो भी देखता था बस देखता ही रह जाता था। नैन्सी बहुत शर्मीले स्वभाव की थी और यहाँ तक कि अपने पर्यटक दल के सदस्यों के साथ भी बातें करते समय आंखें नीची करती थी। नैन्सी की खूबसूरत में उसके दैनिक कार्य चार चांद लगा देते थे। वह प्रतिदिन समय से जगने के बाद नहा धोकर मंदिर भी जाती थी और गांव के कुछ किशोर बच्चों, महिलाओं आदि को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा योग आदि के साथ ही अंग्रेजी बोलना भी सिखाती थी। दरअसल नैन्सी को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था और वह जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई भी कर रखी थी। नैन्सी को कई सारी भाषाओं पर एकाधिकार था। वह फराटेदार तस्मीन हिंदी बोलती थी। कभी कभी नैन्सी गांव की महिलाओं को एकत्र कर उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत करने की कोशिश करती थी। इन महीनों में गांव वालों की चहेती बन गई थी। नैन्सी अपने अपनापन ने पूरे गांव वालों को अपना बना लिया था। रमेशर काका तो गांव वालों के सामने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते थे और सीना तानकर कहते थे कि अगर नैन्सी के माता पिता हाँ करेंगे तो वे अपने बेटे सूरज का विवाह नैन्सी से करना पसंद करेगा, भले इसके लिए उसका अपना समाज साथ दे या ना दे। गांव में आने के बाद अगर नैन्सी ने सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया था तो वह सूरज था। नैन्सी कभी कभी सूरज के साथ खेतों की तरफ भी निकल जाया करती थी और उसके साथ मेड़ पर बैठकर गन्ना खाती थी। बहुत सारा बतियाती और हरड़ी की तरह कुलाचे भरती थी। गांव में आ जाया करती थी। कभी कभी जब सूरज गाय बैलों को नहलाने के लिए नदी पर जाता तो नैन्सी भी उसके साथ चली जाती थी और मवेशियों को नहलाने से उसकी मदद करती थी। पुआल का लूड़ा बना बनाकर गायों बैलों के शरीर पर मलती, गाय बछड़ों को दुलराती और किसी गाय का पकड़े कोई विदेशी गीत गुनगुनाते सूरज के साथ लौट आती। कभी कभी किसी बात को लेकर नैन्सी और सूरज लड़ भी जाते, पर यह तकरार बहुत अधिक देर तक नहीं चलती थी। एक दूसरे से दूर रहना उन सबको जायज नहीं था। कहीं न कहीं सूरज और नैन्सी के दिल के किसी कोने में प्रेम अंगड़ाई लेने लगा था। प्रेम की लौ जलने लगी थी, पर वे दोनों अनजान थे। इससे विधि का लिखन कहें या प्रकृति को कोई खेल। लगभग 2 से 3 महीने बाद जब वह विदेशी पर्यटक दल उस गांव से विदा लेने लगा तो नैन्सी ने अपने आप को गांव वालों के दिल के इतने करीब पाया कि वह गांव वालों की जिद के आगे नतमस्तक हो गई और अपने साथियों के साथ न जाकर कुछ दिन और गांव वालों के साथ रहने का मन बना लिया। नैन्सी जो उस गांव में कुछ दिन और रुकने की बात कही, सभी ग्रामवासी प्रतिफुल्ल मन से मन ही मन उसकी जय जयकार करने लगे। रमेशर काका तो इनसे प्रसन्न थे। उनके आंख से आंसू बहुत चाहने के बाद भी आंखों में रहना उचित नहीं समझे और आंखें भी अब उनके विदा करना नहीं ठीक समझ रही थी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही रमेशर काका दौड़कर नैन्सी को बाहों में भर लिए और अपनी बेटी की विदाई करने वाले बाबुल की तरह अरे मेरी बेटी कहकर कहने लगे। नैन्सी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उनसे लिपटकर आंसू बहाने लगी। नैन्सी ने रमेशर काका के घर के सभी कामों में हाथ बटाने के साथ ही गांव वालों को सिखलाना पढ़ाना जारी रखा था। धीरे धीरे 10 महीने बीत गए और अब नैन्सी पूरी तरह से ग्रामीण किशोर के रूप में परिणित हो चुकी थी। इन 10 से 11 महीनों के बीच नैन्सी ने गांव किशोर और युवाओं को इतना प्रेरित किया था, इतना उत्साहित किया था कि गांव के लगभग अधिकांश किशोर युवा जो 10वीं और 12वीं आदि पास थे
वे अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरियों में चयनित हो गए। रमेश्वर काका का बेटा सूरज भी एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षण के लिए पुणे आ गया। अब गांव की तस्वीर एकदम से बदल गई थी। पहले जो गांव का सरलता, सुंदरता व संपन्नता ठंड से कांपती एक चिरई की तब पंख को सिकोड़ते हुए, वही सरलता, सुंदरता और संपन्नता अब नैन्सी रूपी घाम के लगने से अपना पंख पसार कर उड़ने लगी थी। सूरज का परीक्षण समाप्त होते ही वह गांव वापस आ गया। उसकी पोस्टिंग एक सेना अधिकारी के रूप में हो चुकी थी। 10 से 15 दिन की छुट्टी बिताने के बाद ज्वाइन करने वाला था। इन 10 से 15 दिनों में समय ने पूरी तरह से करवट लिया। नैन्सी के यह बताते ही कि वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। रमेश्वर काका ने स्नेहिल हृदय से उसके सर पर हाथ रखा और अपने सूरज से कहा कि बेटा, मेरी एक इच्छा है कि नैन्सी को तू अपना ले। सूरज ने रमेश्वर काका को हाँ में हाँ तो मिलाई, पर कहा कि बाबूजी, ज्वाइन करने के बाद मैं पहली छुट्टी में गांव आते ही नैन्सी से ब्याह रचा लूंगा। कहते ही कि आदमी एक खिलौना है, उस शक्ति का जो अपने मनोरंजन के लिए अपने हिसाब से आदमी के साथ खेलती है। इस खेल में आदमी का बस नहीं चलता, उसे तो बस एक कठपुतली की तरह उस शक्ति के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह शक्ति जिसके दृश्य होने का भान है, वह कभी कभी कुछ ऐसे खेल कर जाती है कि खिलौना टूटकर बिखर जाता है या उसकी अदृश्य में परिणित हो जाता है। जी हाँ, परिणीता बनने से पहले ही उस शक्ति ने कुछ ऐसा ही खेल खेला नैन्सी के साथ। ऐसा खेल जो नैन्सी के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया कि वह सदा सदा के लिए अदृश्य हो गई। हुआ यह था कि सूरज सीमा पर आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया था और उसकी लाश भी शायद आतंकी उठाकर ले गए थे। सेना के कई जवान अधिकारी गायब हो गए थे और 15 से 20 दिन तक खोज करने के बाद भी जब उनका अता पता नहीं मिला तो सेना ने यह मान लिया था कि वे आतंक की भेंट में चढ़ गए। नैन्सी, वही नैन्सी जो पहले एक हिरणी की तरह कुचलाए बढ़ती रहती थी, अब वह एक मूर्ति बनकर रह गई थी। खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था उसने। गांव वालों से रमेश्वर काका ने उसे बहुत समझाया, पर सब कुछ समझकर भी वह एक नासमझ बन रही थी। सूनी आंखों से राह निहारती रही, गांव के बाहर पागलों जैसी घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि उसका सूरज जिंदा है, वह मरा नहीं है। फिर से अभियान चलाकर उसकी नई सिरे से खोज की जाए, वह जरूर मिल जाएगा। पर सरकार उस पत्र को कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह भी पूरी तरह से मान चुकी थी कि सूरज शहीद हो चुका है। अब नैन्सी के पास कुछ करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वह हर हालत में सूरज को पाना चाहती थी और उसका दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कहानी को पूरा करते हुए नेक्स्ट वीडियो में।